द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, उसे आप लोगों से शेयर करना आवश्यक है। और बात यह है कि द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल के पास अब 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है। और यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आपका है, मेरा है, हम सभी का ये यूट्यूब चैनल है। तो चलिए आगे अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। पहली कंडीशन में ये रहेगा कि आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक नोटबुक होना चाहिए। उस नोटबुक पर 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक सारे नंबर लिखे होने चाहिए। और प्रैक्टिस सेट लगाते समय जो प्रश्न आपका सही जाएगा उस पर सही का निशान, और जो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा उस पर क्रॉस का निशान लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट लगाते समय कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा कि मुझे अभी यह टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उस प्रश्न को नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप टॉपिक नोट करिएगा कि मुझे अभी यह टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? यानी ट्रस्टीशिप की सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, उसमें आपको आंसर बताना है। उसके बाद मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊँगा। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया था वो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, नहीं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में लिखा है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। विकल्पों को ध्यान से देखिए। और तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न में लिखा है, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का जो शरीर में बनता है उसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है, ये आपको बताना है। ध्यान से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? यानी रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए हम लोग किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध उत्पादों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर।
निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप कौन सा है ये आपको बताना है और 4 विकल्प आपके पास नीचे दिए गए हैं। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो परजीवी पादप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस परजीवी पादप है। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये किस नदी में बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। और ये किसकी संयुक्त परियोजना है? चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलतियां यहीं पर बार बार हो जाती हैं। कौन सी नकदी फसल नहीं है? जो हमारे स्टूडेंट गांव देहात से बिलोंग करते हैं वो तो इसका आंसर मौखिक ही दे सकते हैं। उनको अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए कौन सी नकदी फसल नहीं है इन 4 विकल्पों में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो फसल जिसको तुरंत बेच दिया जाता है, बेच के पैसा रुपया हमें प्राप्त हो जाता है, वो नकदी फसल कहलाती है, जिसका कोई खास उपयोग घर में नहीं होता है। वैसे ये इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो तंबाकू, कपास, रबर, इसे घर में रख के क्या करेंगे? इसको तुरंत बेच दिया जाता है, बेच के रुपया हमें मिल जाता है। तो ये तीनों नकदी फसल हैं और सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नाम से पुस्तक लिखी है? इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह। चरण सिंह ने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नाम से पुस्तक लिखी है। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं? यानी कि चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं आपको बताना है। सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन यह देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होता है। बाकी के जो ऊपर के 3 लिखे हैं ये आपके मौलिक अधिकार में शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय पे चलते हैं, यानी पॉलिटी के प्रश्नों को पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये एक कथन है कि उच्चतम न्यायालय ने जब अपना केशवानंद भारती केस हुआ था तो उस समय संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको बताना है कि केशवानंद भारती किस राज्य से संबंधित हैं। तो केशवानंद भारती किस राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है और आपके पास 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केशवानंद भारती केरल राज्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अगर आप लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा होगा तो भारत के आज़ाद होते समय ऐसा नहीं था कि एक ही झटके में भारत आज़ाद हो गया। उसके लिए ब्रिटेन में क्या किया गया था कि संसद में भारतीय, ब्रिटेन की जो संसद थी उस समय, उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। ब्रिटेन में 2 सदन होते हैं, एक पहले ये लोअर सदन में गया, फिर अपर सदन में गया। वहाँ से पारित होने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद किया जाएगा, यानी भारत आज़ाद कर दिया जाएगा। तो यही आपको बताना है कि ब्रिटिश की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। डेट इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको महीने के नाम ही दिए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, 1947 की ही घटना होगी, तो जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त आपको कोई एक महीना चुनना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? बहुत ही सोच समझ के आंसर दीजिएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। आगे बढ़ते हैं, अपने पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। हाँ, 15वां नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सही नहीं है यानी कि इस कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यही आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। ये बात पूरी तरह से गलत है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें नंबर के प्रश्न पर। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा है। आगे बढ़ते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो भारत में जो शेयर बाजार का कार्य होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, ये आपको बताना है। और बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, सभी इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी के द्वारा शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें नंबर के प्रश्न पर। यह भी आपके इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से ही संबंधित प्रश्न है। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। इसका सही आंसर रहेगा दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो शेयर मार्केट की खरीद फरोख्त होती है, शेयर बाजार की जो खरीद फरोख्त होती है उसी को हम लोग दलाल स्ट्रीट कहते हैं। और दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है, आपके मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अच्छा प्रश्न है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा में कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर के प्रश्न पर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत में हीरे का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, तो इस हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, सूरत में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर के 21वें नंबर का प्रश्न है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस वर्ष में रही है। तो जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो न्यूनतम किस दशक में थी, ये आपको बताना है। और आपके 4 विकल्प हैं, ध्यान से इन चारों विकल्पों को देख लीजिए। तो 21वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 2001 से लेके 2011 के मध्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा न्यूनतम रही है। जनसंख्या के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी थे, इस प्रैक्टिस सेट में भी थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ और किसके बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। तो अपने सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो भारत में एक सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया है। सुनामी आने से पहले उसकी चेतावनी देने के लिए सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको बताना है 24वें नंबर के प्रश्न पर।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न पर। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला जो आपके उड़ीसा में है, इस इस्पात केंद्र है, इसकी स्थापना किसकी सहायता से किया गया है? ध्यान से सारे प्रश्नों को सारे विकल्पों को देखकर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 25वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 26वें प्रश्न में लिखा है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई, ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1941। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 27वें नंबर के प्रश्न पर। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 क्यों प्रसिद्ध है? तो 6 अप्रैल 1930 क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, ये आपको बताना है और ये आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून को तोड़ा था। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। ठीक है, कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। और किसके दौरान? नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी? यानी कि 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था उससे ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी, ये आपको बताना है। ये 4 विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कांड से पहले, ठीक पहले रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट का बनना, उस समय रॉलेट एक्ट बनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट का बनना जलियांवाला बाग नरसंहार कांड से ठीक पहले की घटना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो भारत में जो लॉर्ड कर्जन थे उनके प्रशासन की जो तुलना औरंगजेब से की गई थी और किसने किया था, ये आपको बताना है। इतिहास के ये प्रश्न चल रहे हैं। तो 29वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जी के गोखले। जी के गोखले द्वारा औरंगजेब और कर्जन की तुलना किया गया था। 30वें नंबर के प्रश्न में चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं के द्वारा मुगल शैली जो चित्रकला में प्रसिद्ध है उसका प्रारंभ कराया गया था। आगे बहुत ही आसान सा आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? यानी हिंदी खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? देखिए इस जो आपके प्रैक्टिस सेट है इसमें कुछ प्रश्न घुमा फिरा के लिखे गए हैं, तो उसको समझने के लिए आप मतलब सीधी बात यही है कि लोथल क्या है। लोथल एक हड़प्पा कालीन नगर है, ठीक है, जो कि पुरातत्व की खुदाई में पता चला है। आपको बताना है कि ये जो लोथल है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल आपका बंदरगाह भी था, इस चीज़ को भी आप जानते रहिए। तो हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी होता था? तौलमान का प्रभारी कौन होता था, किस युग में? मौर्यकालीन युग में, यही आपको बताना है। और ये आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का काम होता था कि माप तौल से संबंधित जो भी जितने भी सारे काम होते थे वो कौन करता था? पौतवाध्यक्ष करता था। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि इनका अर्थशास्त्र क्या है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 34वें नंबर का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौन सी है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदया किसका पुराना नाम है? एक नाम है महोदया, ये किस शहर का पुराना नाम है, ये आपको बताना है। तो 35वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ की खाड़ी में जो आपका गुजरात स्थित है वहाँ पर कांडला बंदरगाह है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो इसके इस प्रश्न का यानी 36वें नंबर के प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो कांडला बंदरगाह है, भारत का सर्वाधिक निर्यात इसी कांडला बंदरगाह से ही होता है। इस प्रकार निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह कांडला बंदरगाह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 2, 4, 5 जो प्रश्न मिलेंगे वो आपके करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर सन 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो देश का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड कब से शुरू किया जाएगा ये आपको बताना है, और ये आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 से। 2021 से इसका संचालन प्रारंभ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेलों से संबंधित हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2034 के बारे में बताना है कि एशियाई खेल कहां पर होंगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रियाद। रियाद में 2034 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्रों के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 40वें नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए SSA नियंत्रण केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है नेत्रा। नेत्रा का क्या कार्य है? तो इसरो ने एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जिसका नाम है नेत्रा, और ये किस काम के लिए स्थापित किया गया है यही आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति उपग्रह आदि की रक्षा करने के लिए नेत्रा को स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 41वें नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था? यानी कि आपको बताना है कि भारत यूरोप संघ का साइबर संवाद कब आयोजित किया गया था। आपका इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर 2020। 14 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं 42वें नंबर के प्रश्न पर, और ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। देखिए,
यहाँ पर ये 42वें नंबर का प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में दीजिएगा कि आप सिविल सर्विसेज का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार इतने बड़े बड़े करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर 8 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर का आपके परीक्षा में करंट अफेयर्स आएगा, तो उसमें आप कौन व्यक्ति क्या है, किस पद पर है, किसको क्या सम्मान दिया गया, खेलों में किसको क्या पुरस्कार मिला है, कौन सा किसको अवार्ड मिला है, जो जितने विभाग हैं उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं, जितनी कंपनियां हैं उनके सीईओ कौन है, सिर्फ यही चीज़ें आप इतना पढ़ लीजिए, वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। इतने बड़े बड़े आपके करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 42 नंबर में लिखा है कि 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो चलो ठीक है, एशियाई विकास बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया, दिसंबर 2020 में इनका आयोजन किया गया था, इनकी बैठक हुई थी, ये भी पढ़ लिया। लेकिन इनमें क्या एजेंडा था, क्या उद्देश्य था, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का थोड़ा लंबा चौड़ा करंट अफेयर्स मिले तो उसको भूल जाइए, मत पढ़िएगा। अभी हम लोगों ने 2-3 जो करंट अफेयर्स के प्रश्न ऊपर लगाए हैं वो भी आसान प्रश्न नहीं थे, कठिन ही प्रश्न थे। तो अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने, यानी कि कहने का मतलब ये 42 नंबर का प्रश्न छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, इस प्रकार के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। अब देखिए, कल हम लोगों ने एक नियम बनाया था कि हम लोग रीजनिंग के प्रश्न नहीं लगाएंगे। उसका कारण क्या था कि इसको प्रश्न को समझाने के लिए हमें ज़्यादा समय लगता है। आपके 5 या 6 रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, 6-7 रीजनिंग के प्रश्न होंगे, उसको समझाने में 15-20 मिनट लग जाता है। तो इसलिए इस जो रीजनिंग के प्रश्न होंगे उसकी हम लोग एक अलग से वीडियो 10-15 मिनट की एक अलग से वीडियो बना दिया करेंगे। इस आपके प्रैक्टिस सेट में हम लोग रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्लियर। तो 43 नंबर रीजनिंग का प्रश्न इसे छोड़ देते हैं। 44 नंबर का प्रश्न भी छोड़ देते हैं, ये भी रीजनिंग है। 45, 46 और ये 47 नंबर का प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं। 48वां नंबर भी रीजनिंग है, इसे भी छोड़ देते हैं और सीधे चलते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। ये रीजनिंग के प्रश्नों की एक अलग से वीडियो आएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 49 नंबर में लिखा है 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का जो बजट था 2021-22 का, किस जिले में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो नया स्पोर्ट विश्वविद्यालय बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नया स्पोर्ट विद्यालय कहाँ बन रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, 50वें नंबर के प्रश्न पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? अभी ये जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और आपको बताना है ये किस पार्टी से संबंधित हैं। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक। तो जो बाइडेन किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि जो बाइडेन ने किसे हराया है? ट्रंप को हराया है, ठीक है। तो ट्रंप किस पार्टी के थे? अगर आपको ये पता है तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो किस पार्टी के थे जिसको हराकर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो आज के लिए हम लोग बस अपने 50 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहेंगे। आप द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। और अगर आपके कोई मित्र भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।